नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बिहार दरोगा का हम लोग सेट प्रैक्टिस 22 नंबर लगाएंगे और यह सेट लगाने से आपको यही फ़ायदा होगा कि इसमें हर सब्जेक्ट को कवर किया हुआ है इसमें। तो आप लोग अगर इससे पहले 21 इसका वीडियो आ चुका है, नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में इसका जाकर देखिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। और आप लोग टेलीग्राम पर इस सेट को लगा सकते हैं, इसका भी लिंक आप दे दिया जाएगा और इसका डाल दिया गया है पीडीएफ, और जितना भी सेट बनता है उसका पीडीएफ डाल दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, भोपाल, हरिद्वार। तो यह आपका इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है, जो 11 से 19 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था। 11 से 19 फरवरी तक। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आपसे कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो काला घोड़ा जो महोत्सव होता है ना, यह महाराष्ट्र मुंबई में ही मनाया जाता है। तो ये भी बात याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। यानी जो 23-24 के लिए जो बजट पास हुआ है, उसमें जो प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन है 1.5%, 1.7%, 2.9% और 4.8%। तो यह जो राजस्व घाटा जीडीपी का 1.7% है। और कभी कभी आपसे यह भी प्रश्न पूछ देता है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यह होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू घरेलू उत्पाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बजट 23-24 के लिए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यानी 23-24 में किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं, यानी कोई टैक्स नहीं देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 लाख रुपया। कितना हो जाएगा? 7 लाख रुपया। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है। तो भारत का जो वैक्सीन निर्माण में जो स्थान है, ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो वैक्सीन में जो निर्माण में भारत का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और दुग्ध उत्पादन, दो पहिया वाहन में भी भारत का स्थान प्रथम है, लेकिन कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है देखते चलना है। चलिए अगला प्रश्न है EOS-7 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया है। EOS-7 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया है। तो ऑप्शन है SSLV-D2, PSLV-C54 और LV-M3 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SSLV-D2 से। ठीक है। और PSLV का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ जाता है, तो इसका होता है फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भी याद रखना है। और यही क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि EOS-7 का SSLV-D2 से प्रक्षेपण हुआ है, तो EOS-6 का किससे हुआ है। तो इसका प्रक्षेपण हुआ है PSLV-C54 से, यानी PSLV-C54 से इसका प्रक्षेपण किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन है CBI, आर्मी, नेवी, BSF। तो जो ऑपरेशन सद्भावना है, यह आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है, जो जम्मू कश्मीर और LOC के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मदद करने के लिए यह ऑपरेशन सद्भावना को शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं। तो भारत के 28वें महालेखक नियंत्रण जो बने हैं, वो आपका श्री SS दुबे जी को बनाया गया है। जबकि आप भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है वह CAG जो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। जो आपका CAG आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो आपका आर्टिकल 148 के तहत आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या था। तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका स्थापना 1948 ईस्वी के WHO का स्थापना हुआ था। ठीक है। तो इसका जो विषय था 2023 के लिए, हेल्थ फॉर ऑल, यानी स्वास्थ्य सभी के लिए, इसका थीम रखा गया है 2023
2023 के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है ज्ञान चतुर्वेदी, माधव हड्डा, शिव शंकरी और रामदरस मिश्रा को। तो जो 2022 में जो सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है वो आपका शिव शंकरी को किया गया है, शिव शंकरी को। ठीक है, और यह इनके किस पुस्तक के लिए किया गया है? तो शिव शंकरी को 2022 में 32वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है इनके पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए। जबकि 2021 में रामदरस मिश्रा को यह सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था, 31वें। चलिए अगला प्रश्न है कि पुस्तक एज गुड माई वर्ड के लेखक कौन है? एज गुड माई वर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं के.एम. चंद्रशेखर। कौन है? के.एम. चंद्रशेखर। ठीक है, तो चलिए और कुछ पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। जैसे 2023 में पुस्तक प्रकाशित हुआ है विक्ट्री सिटी, यह सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। रिफॉर्म नेशन गौतम चिकरमानी के द्वारा। ठीक है, और द लास्ट हीरोज पी साईनाथ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है? किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है? तो ये आपका G7 के द्वारा लॉन्च किया गया है, G7 के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है सौम्या स्वामीनाथन, जेरेमी फरार, रॉबर्ट रीम, इनमें से कोई नहीं। तो जो जेरेमी फरार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सौम्या स्वामीनाथन जो भारत की महिला थी इनका स्थान लेंगे, और जेरेमी फरार का संबंध सिंगापुर से है। चलिए अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा की शुरुआत जो की गई है यह आपका ऑप्शन है गोवा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और मिजोरम सरकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस सरकार के द्वारा? गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जिसका उद्देश्य है कि 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन कराना। चलिए अगला प्रश्न है कि बजरबंशी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका संबंध किस क्षेत्र से था? बजरबंशी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह इनका संबंध जो था पुरातत्व विभाग से था। किससे? पुरातत्व विभाग से था, जो 1968 से लेकर 1972 ईस्वी तक पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रहे थे और इनको 2000 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा गौ सेवा योजना विधेयक को पारित किया गया है? वह कौन ऐसा सरकार है जो गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र सरकार ने किया है इसको। चलिए अगला प्रश्न है कि M3M हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है? यानी हरून ग्लोबल रिच लिस्ट अमीर व्यक्तियों की सूची में सबसे पहले स्थान पर जो है वह मुकेश अंबानी है, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी है और तीसरे स्थान पर साइरस पूनेवाला है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घनसास ने कौन सा पुरस्कार या कौन सा पदक जीता है? तो नीतू घनसास जो है वह स्वर्ण पदक जीती है। कौन? स्वर्ण पदक। इन्होंने 48 केजी के वर्ग में मंगोलिया के लुस्ता ई खान अल्तान सेतेंग को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि वैश्विक वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा 13वां, जबकि प्रथम स्थान पर आपका अफगानिस्तान है। कौन है? प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के द्वारा यह जारी किया जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के द्वारा यह जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान 13वां है और प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पद संभाला है, यह उनका कौन सा कार्यकाल है? यह उनका कौन सा कार्यकाल है? तो इनका तीसरा कार्यकाल है। और कौन बने हैं? तो शी जिनपिंग। शी जिनपिंग, ठीक है। और इनका संबंध है सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय यानी थीम क्या था? तो इसका जो थीम था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक कल्याण। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि सीवी रमन ने इसी दिन सिर्फ रमन प्रभाव की खोज की थी। और जो पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था वो आपका 1987 ईस्वी में मनाया गया था और 1987 से ही मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई थी? तो वैश्विक स्तर पर जो आर्द्रभूमि बनाई गई थी वह 1997 ईस्वी में मनाई गई थी, जो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2023 में जो इसका थीम था यानी विषय था वेटलैंड रेस्टोरेशन था, वेटलैंड रेस्टोरेशन। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया है? तो जो 2023 में जो 11 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है, जिसमें से 6 लड़का है और 5 लड़की है। जो 23 जनवरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस मनाया जाता है। और 2022 में 29 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया था और 2021 में 32 बच्चों को, जबकि 2023 में 11 बच्चों को यह पुरस्कृत किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बना है? तो नाटो का स्थापना जो हुआ था 1949 ईस्वी में, इसका मुख्यालय जो ब्रुसेल्स में है, इसमें इसका 31वां देश फिनलैंड बना है। कौन बना है? फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड का स्थान प्रथम है। ये बात आपको मालूम होगा या इसको जान लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बिहार खादी तथा हैंडलूम का जो ब्रांड एम्बेसडर है वह मैथिली ठाकुर को बनाया गया है, जो लोक गायिका हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष जो बने हैं वह आपका अजय सिंह बने हैं। कौन बने हैं? अजय सिंह। जबकि इसके उपाध्यक्ष संजय नाथन है। एसोचैम के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? संजय नाथन। और जो NHAI NHAI के अध्यक्ष जो बने हैं वह संतोष कुमार यादव बने हैं। कौन है? संतोष यादव, NHAI का, नेशनल हाईवे का। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है हम्बोल्ट, क्यूरेसियो, सुसीमा और बेंगुएला। तो जो बेंगुएला है वह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक है, जबकि हम्बोल्ट, सुसीमा और क्यूरेसियो प्रशांत महासागर की जलधारा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अटलांटिक महासागर में और जान लेते हैं। फॉकलैंड और लेब्राडोर, इरमिंजर, ये सब भी अटलांटिक महासागर की ही जलधाराएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कियोटो प्रोटोकॉल को कब लागू किया गया? तो ऑप्शन है 2003, 2004, 2005 और 2006। तो जो कियोटो प्रोटोकॉल है इसको लागू 2005 में किया गया, जबकि इसका जो प्रथम बैठक जो जापान के कियोटो शहर में हुआ था वह 1997 में हुआ था, ठीक है, 1997 में हुआ था। जो इसका संबंध किससे है? तो ग्रीन हाउस गैस से। ये भी बात याद रखना है, ग्रीन हाउस गैस से है, ठीक है, जिसमें इसका लक्ष्य रखा गया है कि
52% की कमी लाने का इसका लक्ष्य रखा गया है पूरे विश्व में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सकाई जनजाति निवास करती है। सकाई जनजाति कहाँ निवास करती है? तो जो सकाई जनजाति है यह मलेशिया के वनों में निवास करती है। मलेशिया के वनों में सकाई जनजाति निवास करती है। चलिए अगला प्रश्न है कि खजूर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो खजूर के उत्पादन में जो अग्रणी देश है ईरान, इराक, जापान, श्रीलंका, तो ये आपका इराक है जो इसके उत्पादन और निर्यात दोनों में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि त्यानसान पर्वत कहाँ स्थित है? त्यानसान ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नेपाल। तो जो त्यानसान जो पर्वत है यह आपका चीन का सबका प्रमुख पर्वत है। त्यानसान यह चीन का प्रमुख पर्वत है। ठीक है, और हक काबो हक काबो रजी जो है ना यह म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत है हक काबो रजी। और फ्यूजियामा तो जानते हैं जापान का सबसे ऊंचा पर्वत फ्यूजियामा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कमलांग बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? कमलांग बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ अन्य बाघ रिजर्व भी है जैसे नामदफा, याद रखिएगा, जैसे नामदफा, पखुई। ठीक है, यह दोनों अरुणाचल प्रदेश में है और कमलांग भी अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग कौन है? विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है आपका सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग। कौन है? सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग। जो नियाग्रा जलप्रपात है वह सेंट लॉरेंस नदी पर ही स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसे जानते हैं? जैसे ऑप्शन है आपका साओ पाउलो, सेंटोस, मैनचेस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो कॉफ़ी पोर्ट के नाम से सेंटोस बंदरगाह को जाना जाता है जो ब्राज़ील में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में, क्योंकि विश्व में सर्वाधिक जो कहवा का उत्पादन होता है वह ब्राज़ील ही करता है और सेंटोस ब्राज़ील का ही एक कॉफ़ी बंदरगाह है। ठीक है, और यहाँ से ही कॉफ़ी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, इसीलिए इसका नाम कॉफ़ी पोर्ट यानी कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, इसका जो प्रस्ताव पेश किया था वह जवाहरलाल नेहरू किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था। अगला प्रश्न है कि पालखेरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो पालखेरा का युद्ध सबसे पहले जान लेते हैं कब हुआ था। तो यह 1728 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन है कि बालाजी विश्वनाथ और निजाम मुल्क, बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क, और बाजीराव द्वितीय और हैदर शेख, बाजीराव प्रथम और सदाकत खां। तो जो इसका जो पालखेरा का युद्ध हुआ था वह बाजीराव प्रथम और निजाम ओ मुल्क के बीच में हुआ था। ठीक है, निजाम ओ मुल्क के बीच में हुआ था जिसमें निजाम की हार हुई थी। ठीक है, बाजीराव प्रथम जीत गए थे। और इसी से रिलेटेड दो दो क्वेश्चन और हमेशा पूछता है, जैसे खेरा का युद्ध। खेरा का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह 1707 ईस्वी में हुआ था। और शक्कर खेरा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ था। ये तीनों याद रखना है कि पाल खेरा 1728, खेरा 1707 और शक्कर खेरा 1724। चलिए अगला प्रश्न है कि इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल या वायसराय को त्याग पत्र देना पड़ा था? इल्बर्ट बिल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इल्बर्ट बिल कब आया था। तो यह 1883 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को त्याग पत्र देना पड़ा था इल्बर्ट बिल के कारण। ठीक है, और जो रिपन का कार्यकाल था वह 80 से लेकर 1880 से लेकर 1884 तक था। ठीक है, 1880 से लेकर 1884 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, चलिए इसमें और जान लेते हैं। जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। और लॉर्ड रिपन को ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। लॉर्ड रिपन को ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं?
तो ऑप्शन है बेलगाम अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। तो यह कराची अधिवेशन में, जो कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो यह 1931 ईस्वी में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लाहौर अधिवेशन 1930 में हुआ था। बेलगाम अधिवेशन 1924 या कर्नाटक में हुआ था, जिसमें यह प्रथम अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे और अध्यक्षता किए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें। ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन, तत्वबोधिनी सभा, सोशल सर्विस लीग, नौजवान सभा। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में, तत्वबोधिनी सभा 1839, सोशल सर्विस लीग 1911 और नौजवान सभा 1926 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन चलाने का जो प्रस्ताव है यह आपका नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था और असहयोग आंदोलन भी 1920 में ही चलाया गया था। तो जो असहयोग आंदोलन चलाने का जो प्रस्ताव हुआ कांग्रेस के, नागपुर अधिवेशन 1920 में पास किया गया इसको, ठीक है। और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया 1922 में। कब स्थगित कर दिया गया? 1922 में। क्यों? तो चौरी चौरा कांड के कारण। कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सल्तनत युग यानी दिल्ली सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता था। तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत युग का जो अकबर है ना, यह फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता था, ठीक है। और इसको यह संज्ञा इलियट और एलिफिंस्टन ने यह इसको संज्ञा दी थी सल्तनत युगों का अकबर। और फिरोज शाह तुगलक ने ही पहली बार मुसलमानों पर गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया था, यानी ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और जो फिरोज शाह तुगलक ने एक सिंचाई कर भी लगाया था जो उपज का 1/10 भाग होता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो द्वैतवाद का प्रतिपादन जो किया था ना, यह निम्बार्काचार्य किया था। किसने किया था? निम्बार्काचार्य। और शंकराचार्य जो किया था अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, और वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक या किस मुगल बादशाह को शाही दरवेश कहा जाता था। तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो शाहजहां को शाही दरवेश और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, जिसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि किस स्थान से युगल सौदाह यानी जोड़ा में सौदाह का प्रमाण मिला है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बुर्ज होम, कालीबंगा और महदहा। तो जो इसका राइट आंसर है जो कालीबंगा से युगल सौदाह का प्रमाण मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वैदिक देव मंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना जाता है। तो युद्ध का देवता जो है वह इंद्र को माना जाता है। किसको? इंद्र को माना जाता है, जो ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, जिनके लिए 250 सूक्त समर्पित है। कितना है? 250 सूक्त जो है इंद्र के लिए समर्पित है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। तो कुषाण वंश को दिया जाता है, और कुषाण वंश में जो शासक था बीम कटफिसस, जिसको कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसी ने स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय इसी को दिया जाता है, ठीक है। और कुषाण वंश का जो संस्थापक था कुजुल कटफिसस था, लेकिन कुषाण वंश का जो महान शासक था वह कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से संबंधित है या किस देश की क्रांति से संबंधित है। तो यह फ्रांस देश की क्रांति से समर्पित है। जो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी, ठीक है। और रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वाद के फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन है बेरुआरी, सज्जन सिंह,
गोलकनाथ और केशवानंद भारती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरुवारी, जो 1960 ईस्वी में यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया गया था। लेकिन इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हुआ था 1973 में। इसमें फैसला आया कि जो उद्देशिका है वह संविधान का हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितना या कितनी समय तक बंदी बनाया जा सकता है। तो प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर जो मुकदमा चलाकर उसको बंदी बनाया जा सकता है वो अधिकतम 3 महीना तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है। तो राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम जो गणपूर्ति है वह कुल सदस्य का 10वां भाग है। ठीक है, कुल सदस्य का 10वां भाग है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पद किसे देना चाहिए। यानी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष है तो ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो राज्य के विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को आर्टिकल 179 के ख के तहत देते हैं या सौंपते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो यह हाई कोर्ट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और हाई कोर्ट की जो स्थापना है आर्टिकल 224 के अंतर्गत है और सुप्रीम कोर्ट 124। अगला प्रश्न है कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है। तो ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। तो जो दोनों सरकारें केंद्र व राज्य बना सकती है वह समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। और वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है, संघ सूची में 100 विषय है और राज्य सूची में 61 विषय है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन है अंतर्राज्यीय परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। तो सही सुमेलित नहीं है, तो यह राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और अंतर्राज्यीय परिषद 1990 जो आर्टिकल 263 के तहत आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है। ठीक है, बालकों के नियोजन, कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 24। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन है विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, उपयुक्त में से सभी। तो यह है आपका विश्वास प्रस्ताव जो है यह सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, सरकार द्वारा। अविश्वास तो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है एक तरफ तेल शोधक कारखाना, एक तरफ राज्य, कोयली गुजरात में, नुमालीगढ़ असम में, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश और तातीपाका आंध्र प्रदेश में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपट्टिनम जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में है। कहाँ है नागपट्टिनम? आपका तमिलनाडु में है। चलिए अगला प्रश्न है कि टडोबा नेशनल पार्क टडोबा नेशनल पार्क या उद्यान किस राज्य में स्थित है। टडोबा, तो जो टडोबा है ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, और बोरीवली भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। रावत भाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो रावत भाटा जो परमाणु विद्युत गृह है यह आपका राजस्थान में है। ठीक है, और महाराष्ट्र में कौन सा है विद्युत गृह, परमाणु विद्युत गृह? तो जो तारापुर है, और उत्तर प्रदेश में नरोरा विद्युत गृह, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किसे ग्रेनाइट सिटी के रूप में निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है? तो जो ग्रेनाइट सिटी जो कहा जाता है वो आपका एवर्डीन को कहा जाता है। एवर्डीन को ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है, जो कहाँ पड़ता है? स्कॉटलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? स्कॉटलैंड में। जबकि फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी के नाम से जानते हैं और न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सरहदी गांधी के उपन्यास से किस व्यक्ति को जाना जाता है? सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो यह अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उसी को सरहदी गांधी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो मानव की वो कौन सी क्रिया है जो सर्वाधिक जलवायु के द्वारा प्रभावित होती है? तो आपका कृषि है। खनन, निर्माण और मत्स्य उद्योग से नहीं होती है, जबकि कृषि सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस गैस, सभी। तो जो सभी है यह जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है? ऑप्शन है 15, 17, 20, 24। तो 20 इसकी संख्या वर्तमान में 20 है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में हुई थी, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 मई, 13 अक्टूबर, 27 जून, 12 नवंबर। तो यह 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, जबकि 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। और निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो प्रोटीन संश्लेषण का जो सही क्रम है वह डीएनए, आरएनए, इम्यूनो एसिड, प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डीएनए, तब आरएनए, तब प्रोटीन, तब अमीनो एसिड, तब प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो जो केंद्रिका होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। ठीक है, केंद्रिका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग है? प्रोटोजुआ से ऑप्शन है मलेरिया, निद्रा रोग, कालाजार, इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी जो है वो प्रोटोजुआ से होता है। मलेरिया भी होता है, निद्रा रोग भी होता है और कालाजार भी होता है। यह सब प्रोटोजुआ से होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो ऑप्शन है पर्णहरित, फाइकोबिलिन, कैरोटीनाइड और एंथोसाइनिन। तो जो एंथोसाइनिन है ये आपका प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है, जबकि पर्णहरित है, फाइकोबिलिन है और कैरोटीनाइड है। जो पर्णहरित में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, और जो कैरोटीनाइड होता है वह पराबैंगनी किरण से पादप की रक्षा करता है। ठीक है, और फाइकोबिलिन जो है वह प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश का जो निषेचन होता है, प्रकाश जो निकलता है उसी का नियंत्रण करता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश का नियंत्रण फाइकोबिलिन करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है यानी निर्मित होती है? तो पादप में जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधों में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉलेनकाइमा के कारण पौधों में लचीलापन होती है। अगला प्रश्न है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह वर्ग कौन सा है? तो जो वनस्पति जगत का सबसे जो बड़ा वर्ग समूह जो है वह थैलोफाइटा है। कौन है? थैलोफाइटा। चलिए अगला प्रश्न है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो जो जीवन चक्र की दृष्टि से जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो आपका पुष्प होता है यानी फूल होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन है उड़ने वाली मछली, वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक, उड़ने वाला छिपकली और उड़ने वाला स्तनधारी। तो जो उड़ने वाला स्तनधारी में चमगादड़ आ जाएगा,
उड़ने वाली मछली, उड़ने वाली जो मछली हो जाएगी वो आपका एस्को एस्को एस्कोसिएट हो जाएगा, एस्कोसिएट्स हो जाएगा। और वृक्ष पर चढ़ने वाला जो मेढक है वो आपका हाइला है, और उड़ने वाला छिपकली है वो डैकरो है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है। तो जो प्रकाश के जो अपवर्तन होता है उसमें क्रिया में कौन नहीं बदलता है। ऑप्शन है प्रकाश की चाल, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। तो जो प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वह नहीं बदलती है, बाद बाकी चाल, तीव्रता और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है। जल का जो त्रिक बिंदु होता है, त्रिक बिंदु किसे कहते हैं कि किसी पदार्थ का त्रिक बिंदु वह तापमान होता है जिस पर उस पदार्थ के तीनों अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस पाई जाती है। वह जल का त्रिक बिंदु जो होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ बनता है। तो जो दूरदृष्टि दोष होता है हाइपरमेट्रोपिया, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। और दूरदृष्टि के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो जो अदिश राशि होती है उसमें उसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर संवेग जो ए है और बी त्वरण है, चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा अदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कोणीय वेग की बीमा क्या है, यानी डायमेंशन क्या है। तो कोणीय वेग बराबर जो होता है कोण बटा समय। तो समय का सेकेंड होता है टी और कोण का L0 होता है। तो इसका हो जाएगा M0 एम नॉट बोल सकते हैं। तो ML टी इनवर्स, तो M0 L0 टी इनवर्स 1, टी इनवर्स -1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भाप अंगार गैस मिश्रण होता है। तो जो भाप अंगार गैस जो होता है ना वह CO+H2 का मिश्रण होता है, जिसको जल गैस के नाम से जानते हैं। और जो प्रोड्यूसर गैस होता है वह CO+N2 का मिश्रण होता है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला, तो यह आपका लाउड स्पीकर है। जबकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सितार जो होता है वह यांत्रिक को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है और बढ़ने पर घटता है, यह बात सत्य है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो घुलनशील नमक मिलाते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव जो होता है वह बढ़ जाता है, जबकि क्रांतिक ताप पर जो पृष्ठ तनाव होता है वह शून्य होता है। अगला प्रश्न है कि ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सोडियम 24, लोहा 59, आर्सेनिक 74 और फास्फोरस 32। तो जो आर्सेनिक 74 होता है उसी का पता, उस जो आप समस्थानिक है उसका पता ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। जबकि सोडियम 24 का रक्त का थक्का का पता लगाने के लिए, लोहा 59 का अरक्ता रोग का पता लगाने के लिए, और फास्फोरस जो 32 होता है वो ल्यूकेमिया जिसको ब्लड कैंसर का जो कहते हैं उसी के उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ते जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। जो सिल्वेनाइट है, ऑप्शन है सिल्वर, सोना, एल्युमिनियम और स्ट्रोंसियम। तो इसे सिल्वे है तो सिल्वर नहीं होगा, सिल्वे है सोना का यह अयस्क है, और सोना का एक काल्वेराइट भी अयस्क है। ठीक है। चलो सोना को ए ऑरम से और सिल्वर को एजी अर्जेंटिनम से लैटिन नाम है इसका। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर कौन है। तो यह आपका ओरलोन है, ओरलोन या पॉलीमरिक फाइबर है। इसी का उपयोग आजकल ऊन के रूप में उनके जगह पर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज को घटाता है, विद्युत पावर बढ़ाता है, करंट और वोल्टेज को मापता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। वोल्टेज को घटाता और बढ़ाने का काम जो होता है वो ट्रांसफार्मर का होता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो प्लूटोनियम है, टाइटेनियम है, यूरेनियम है और थोरियम है। तो जो टाइटेनियम है यह एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, जबकि यह एक संक्रमण धातु है जो आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में उपस्थित है। जबकि प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम आपका रेडियो एक्टिव तत्व है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो तारे का टिमटिमाना है, पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ा हुआ दिखाई देना यह भी है, और सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त से पश्चात भी दिखाई देना यह भी है। जबकि हीरे का चमकना नहीं है, क्योंकि हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है। निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, बाह्य अनुदान, विदेशी निवासियों की आय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी निवासियों की आय जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ती है या लेनी पड़ेगी। तो अब किसी भी देश का जो भुगतान संतुलन विपरीत हो जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संस्था जो है इसी से आपको मदद लेनी पड़ेगी जो लोन देती है। चलिए अगला प्रश्न है कि जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तब यह होगा। तो ऑप्शन है कीमतों के स्तर में गिरावट होगा, ब्याज की दर में कमी होगा, ब्याज की दर में वृद्धि होगा, मांग के स्तर में गिरावट होगी। तो जब पैसों की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसों की मांग कम हो जाती है तो ब्याज की दर में कमी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर होता है। तो यूनियन बजट में जो राजकोषीय घाटा जो होता है वह आंतरिक शुद्ध और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो परिवहन, होटल, रेस्टोरेंट और बीमा जो है बल्कि जो निर्माण है वह सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।